बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास पेपर। पहला क्वेश्चन है गिवन टैबुलेटेड फॉर्म, साइट, स्ट्रक्चर और पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी M1, M2, M3 की लोकेशन और फंक्शन बताने हैं। M1 लोकेटेड होते हैं नर्व एंडिंग में, M2 हार्ट और कुछ नर्व एंडिंग में, M3 प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर्स मसल्स, इफेक्टर सेल्स और ग्लैंड्स एपिथेलियम में, स्मूथ मसल्स वगैरह में। मैकेनिज्म किक से याद रखना है QIQ। M1 Q GQ रिसेप्टर से मीडिएटेड होते हैं, M2 जो हैं वो GI कपल्ड होते हैं, M3 जो हैं वो GQ मीडिएटेड होते हैं। मेजर फंक्शन जो GQ से मीडिएटेड होंगे वो IP3 और DAG इंक्रीज करेंगे। जो हमारे पास G इनहिबिटरीज हैं वो साइक्लिक AMP को डिक्रीज करेंगे, पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे, और GQ वाले IP3 और DAG को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू डिफरेंट ड्रग्स और टॉक्सिन्स अफेक्ट द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन प्री सिनेप्टिकली। ये हमारे पास कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के अंदर दो ड्रग्स एक्ट करती हैं, हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम जो है वो कोलिन की ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल को ब्लॉक करती है, जिससे एसिटाइलकोलिन बनती है। वेजिमाकोल, वेजिमाकोल जो है वो वेजिकल फॉर्मेशन के अंदर रोड अटकाती है, जिससे एसिटाइलकोलिन वेजिकल्स नहीं बनते। और बॉटुलिनम, बॉटुलिनम एक टॉक्सिन है। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो नर्व फाइबर्स के अंदर नहीं आएगी, और ये बोटॉक्स के केस के अंदर यूज होगा। इसके साथ ही इसका ऑपोजिट कवर करेंगे। नॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंदर हमारे पास कौन से हैं? उसके अंदर हमारे पास मिटायरोसिन है। मिटायरोसिन जो है वो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज पे एक्ट करेगी, उसको इनहिबिट करेगी। रिजरपिन है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन का रिजर्वायर नहीं होने देगी। गोनेथिडीन है जो कि रिलीज नहीं होने देगी नॉरएपिनेफ्रिन का। कोकीन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन इन दोनों के जो है रिलीज वगैरह और सिस्टम को सेंसेस को ब्लॉक करें। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑप्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। द ऑप्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो है वो ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कार्बाकोल भी ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। पाइलोस्टिकमीन जो है वो इंक्रीज करता है आउटफ्लो, और इस तरह से ग्लोकोमा में यूज होता है। इसके अलावा एथाकार्निक एसिड वो भी ग्लोकोमा के अंदर यूज होता है। कौन कौन से? पाइलोकार्पिन, एथाकार्निक एसिड, कार्बाकोल और फाइजोस्टिगमिन। ये डिफरेंट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं जो कि यूज होते हैं ऑप्थेल्मिक के अंदर, आईज वाली सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्लोपिया टोसिस, उसको स्पीकिंग स्वॉलोइंग वगैरह के अंदर डिफिकल्टी है। डायग्नोज हुआ उसको माइस्थीनिया ग्रेविस। दो कोलिनर्जिक ड्रग बतानी है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और एड्रोफोनियम का रोल बताना है इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। सो दो ड्रग जो हम इस पेशेंट के ट्रीटमेंट में देंगे वो होंगे नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन हम देंगे माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए। और रोल ऑफ एड्रोफोनियम क्या है इन द माइस्थीनिया ग्रेविस? माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एड्रोफोनियम जब हम देंगे तो वो इनहिबिट करेगा कोलिन एस्टरेज, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को, जिससे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ज़्यादा देर के लिए प्रेजेंट रहेगा। ज़्यादा देर के लिए प्रेजेंट रहेगा तो मसल स्ट्रेंथ होगी, और जो कि कुछ देर के लिए लास्ट फॉर फ्यू मिनट। इस रिस्पॉन्स के जरिए हम चेक करेंगे कि पेशेंट, अगर तो पेशेंट 10-15 मिनट के लिए सही हो रहा है एड्रोफोनियम देने से, तो इसका मतलब है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस ही है। इस तरह से हम माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करेंगे, वरना कुछ और भी हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 6 इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग। सो द इनडायरेक्टिंग एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स आर एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, पैराथोइन, मेलाथोइन और पाइरिडोस्टिगमिन। द थ्री एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, पैराथोइन और मेलाथोइन, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर वाज स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसका जो है ब्रीदिंग शैलो हो गई विद वीजिंग, बीपी जो है वो इंक्रीज कर गया, पल्स रेट जो है वो 68 बीट पे आ गया, पिपल कंस्ट्रिक्ट हो गए, आईवी लाइन को मेंटेन किया गया। अब जो है उसको एट्रोपिन और पायरिडोक्सिन दे दिया। कौन सा पॉसिबल एजेंट था जिसकी वजह से हमारे पास ये साइन सिम्टम आए? कैसे इसने एक्ट किया? एट्रोपिन और पायरिडोक्सिन क्यों दिया? और एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? सो द पॉसिबल एजेंट रिक्वायर्ड इस केस के अंदर हमारे पास वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है। ये इन्होंने क्या किया कि कोलिनेस्ट्रेज से बाइंड किया, कोलिनेस्ट्रेज से बाइंड करके उसकी करा दी हाइड्रोलिसिस। अब कोलिनेस्ट्रेज तो नहीं है, तो एसिटाइलकोलिन जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक्ट करेगा। एट्रोपिन जो है उसको हमने दिया क्योंकि वो एंटी मस्करिनिक एजेंट है, लेकिन उसके साथ निकोटिनिक रिवर्सल नहीं हुआ। अब निकोटिनिक रिवर्सल के लिए हमने कोलिन एस्टरेज दिया। कोलिन एस्टरेज देने से
पायलोडॉक्सिन दिया, पायलोडॉक्साइम जो है वो रीजनरेटर है कोलिनेस्टरेज का। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्साइम ग्रुप है उसकी एफिनिटी इंसेक्टिसाइड के फॉस्फोरस ग्रुप के साथ ज़्यादा है देन द कोलिनेस्टरेज। वो फॉस्फोरस ग्रुप को अपने साथ अटैच करा लेगा, पायलोडॉक्साइम फ्री हो जाएगा और कोलिनेस्टरेज फ्री हो जाएगा और अपना काम करेगा, जिसकी वजह से इफेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट्स क्या आएंगे? एट्रोपिन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास हाइपरथर्मिया, जिसको हम एट्रोपिन फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग, लैक्रिमेशन वगैरह जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम ड्राई एस बोन कहेंगे। टैकीकार्डिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लड विजन हो गया, इसको हम ब्लाइंड एस बैट कहते हैं। एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कराएगा एडल्ट्स में, और यूरिनरी रिटेंशन कराएगा इन बीपीएच के पेशेंट में। इसके अलावा हमारे पास सिडेशन, एमनीजिया, डिलीरियम, हेलुसिनेशन होगा, जिसको हम कहते हैं मैड एस हैटर। कन्वल्जन होंगे, इंटरवेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉकेड होगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। इस टोटल हॉट एस पिस्टल, ब्लाइंड एस बैट, मैड एस हैटर, रेड एस बीट, एट्रोपिन फ्लश, एट्रोपिन फीवर और ब्लड विजन और मैडनेस, डिलीरियम, कंफ्यूजन, ये फैक्ट्स नहीं भूलने, बाकी चाहे भूल सकते हैं। टॉक्सिसिटी। उसके बाद क्वेश्चन है मिस्टर दत्ता 50-year-old मैन गेट एक्सपोज टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड यानी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा था, उसको भी मियोसिस हुई, स्वेटिंग हुई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, डायरिया। अब पॉसिबल मेजर्स हम क्या लेंगे ताकि पेशेंट की जान बच जाए? ओके, तो इस केस के अंदर हम सेम वही केस ही है, पेशेंट के क्लोथ्स रिमूव करेंगे, डीकंटामिनेटेड, जो कंटामिनेटेड हुए हैं उसके क्लोथ रिमूव करेंगे, उसकी स्किन को वॉश करेंगे, एट्रोपिन देंगे एवरी 15 मिनट 2 mg एट्रोपिन IV इन एवरी 15 मिनट। पायलोडॉक्सिन देंगे 1 ग्राम इन 100 ml नॉर्मल सलाइन और 5% ग्लूकोज सोल्यूशन IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में, और इसको भी रिपीट करते रहेंगे जब तक पेशेंट का कंडीशन बेटर ना हो जाए। उसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे अगर, और साथ में पॉजिटिव प्रेशर के साथ देंगे अगर नीडेड होगा। एयरवे क्लीन करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करेंगे और डाइजिपाम देंगे कन्वर्जेंस के लिए। क्या करेंगे? कंटेमिनेटेड क्लोथ रिमूव करेंगे, स्किन वॉश करेंगे, एट्रोपिन 2 mg IV देंगे एवरी 15 मिनट, पायलोडॉक्साइम 1 ग्राम देंगे इन 100 ml नॉर्मल सलाइन और 5% ग्लूकोज सोल्यूशन IV। उसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, एयरवे को क्लीन करेंगे और डाइजिपाम देंगे। उसके बाद है फील्ड वर्कर आफ्टर स्प्रेइंग कॉटन क्रॉप, साइंस वही हैं, एक्सेसिव कलिनेटिक स्टिमुलेशन हो गई है, उसने पैराथोइन थायोफॉस्फेट्स यानी मेलाथोइन, पैराथोइन इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं जो उसको लड़ गए हैं, कह लें इसको उर्दू में कहते हैं कीड़े मार दवाई लड़ गई है। इन व्हाट एस्पेक्ट डू यू एक्सपेक्ट द मेलाथोइन इज बेटर देन पैराथोइन? ये क्वेश्चन चेंज है इससे कि मेलाथोइन पैराथोइन से बेटर इंसेक्टिसाइड क्यों है। मेलाथोइन जो है वो रिलेटिवली सेफ होता है ह्यूमंस के अंदर, बिकॉज उसकी मेटाबॉलिज्म जो है इनएक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकती है, लेकिन इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर ये नहीं होती। मैमल्स के अंदर हो सकती है लेकिन इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर नहीं होती, इसीलिए मेलाथोइन जो है इंसेक्टिसाइड और स्कैबिसाइड है और पैराथोइन सिर्फ इंसेक्टिसाइड है। इसी वजह से हमारे पास मेलाथोइन ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? नंबर 1 उसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है, नंबर 2 वो इंसेक्टिसाइड और स्कैबिसाइड दोनों हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मस्करिनिक एगनिस्ट फॉर देयर यूज इन आई एंड GIT प्रॉब्लम? आई और GIT के अंदर हमारे पास मस्करिनिक एगनिस्ट का क्या काम है? आई के अंदर हमारे पास स्फिंक्टर मसल होते हैं आइरस के, उनकी कराता है कंट्रैक्शन, और सीलरी मसल होते हैं उनकी भी कराता है कंट्रैक्शन, जिससे साइक्लोस्पैज्म होता है या अकोमोडेशन ऑफ नियर विजन होती है। GIT के अंदर ये मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और स्फिंक्टर्स के अंदर हमारे पास ये डिक्रीज करता है स्फिंक्टर की टोन को। क्वेश्चन है व्हाई नियोस्टिग्मीन इज प्रेफर्ड ओवर फाइलोस्टिग्मीन इन माइस्थीनिया ग्रेविस? नियोस्टिग्मीन को क्यों प्रेफर किया जाता है देन फाइलोस्टिग्मीन? जो हमारे पास नियोस्टिग्मीन है उसको वो एक क्वाटरनरी कंपाउंड है, क्वाटरनरी कंपाउंड है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो वो पेरिफेरल रिएक्ट करेगा, और माइस्थीनिया जो है वो पेरिफेरल डिजीज है, इस वजह से जो है वो नियोस्टिग्मीन फाइलोस्टिग्मीन प्रेफर किया जाता है। फाइलोस्टिग्मीन एक टर्शरी कंपाउंड है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और CNS पे एक्ट कर से CNS टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज करा सकता है, इस वजह से नियोस्टिग्मीन इज प्रेफर्ड ओवर पायरिडोस्टिग्मीन। देन क्वेश्चन है राइट फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज ऑफ एट्रोपिन एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट? एट्रोपिन एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट पारेंट्रल हम एट्रोपिन देते हैं, इससे हमारे पास एयरवे की स्क्रीशन रिड्यूस होगी, स्लाइवरी स्क्रीशन रिड्यूस होगी, ब्रोंकियल स्क्रीशन रिड्यूस होगी, ब्रोंकियल स्क्रीशन वगैरह रिड्यूस होगी तो रिफ्लेक्स लेरेंजियोस्पैज्म डिक्रीज हो जाएगा, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन डिक्रीज हो जाएंगी, वेगोलिटिक टोन जो एट्रोपिन जैसा एक्शन है इसका, कार्डिक अरेस्ट जो है एक्सेसिव वेगल टोन की वजह से जो होनी थी वो प्रिवेंट हो जाएगी एट्रोपिन देके। क्वेश्चन है 5 क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीमस्करिनिक ड्रग, नेम 1 इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर ईच। सो द क्लिनिकल यूज ऑफ एंटीमस्करिनिक इज नंबर 1 एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो ऐसा मीडियाट्रिक, साइक्लोप्लीजिक और एंटीडोट है
कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की टॉक्सिसिटी में, स्कोपोलामीन एंटी मोशन सिकनेस के लिए, पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन पैप्टिक एसिड डिजीज के लिए, हेक्सामेथोनियम हाइपरटेंशन के लिए, प्रेलेडॉक्साइम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए, इप्राट्रोपियम फॉर एस्थमा, ऑक्सीब्यूटानिन फॉर सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, टोलटेरोडिन और फेसोटेरोडिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, एट्रोपिन और होमेट्रोपिन मिड्रियासिस के लिए। अ यंग मैन वाज गिवन प्रोमेथाजिन इंट्रावेनसली, वो उसको सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद वो खड़ा हुआ, उसको चक्कर आया और वो फिर से बेहोश हो गया, उसका हार्ट रेट 110 था, बीपी 105/65 था। कौन से ऑटोनोमिक इफेक्ट है इस ड्रग के जो हमने दी प्रोमेथाजिन, और हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हुआ, बीपी क्यों ड्रॉप हुआ? प्रोमेथाजिन जो है वो प्रोमेथाजिन एचआई रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसके अलावा अल्फा और मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसकी वजह से हमारे पास मीडियाट्रिक इफेक्ट आएंगे, साइक्लोप्लेजिक यानी कंट्रैक्शन हो जाएगी सिलरी मसल्स की, स्क्रीशंस कम हो जाएंगी और हाइपोटेंशन होगी। इसके बोथ आर्टेरियल और वीनस प्रेशर दोनों जो हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वेस्कुलर टोन डिक्रीज होगी। और कोई डायरेक्ट इफेक्ट इसका हार्ट मसल पे नहीं है, कार्डियक मसल पे नहीं है, लेकिन ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा और हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। अगेन प्रोमेथाजिन जो है वो हमारे पास अल्फा और मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से मीडियाट्रिक, साइक्लोप्लेजिक, रिड्यूस, स्क्रीशन और हाइपोटेंशन होगी। आर्टीरियल और वीनस दोनों प्रेशर डिक्रीज होंगे। कोई डायरेक्ट कार्डिक मसल पे इफेक्ट नहीं है, लेकिन बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से टैकीकार्डिया होगा। राइट डाउन डिफरेंट क्लिनिकल यूज ऑफ एंटी मस्करिनिक ड्रग विद एग्जांपल, अभी किया लेकिन रिपीट कर ले। एट्रोपिन जो है वो मीडियाट्रिक, साइक्लोप्लेजिक और कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर के तौर पर यूज होगा। स्कोपोलामीन एंटी मोशन सिकनेस, पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन पैप्टिक एसिड डिजीज के लिए यूज होगा। हेक्सामेथोनियम हाइपरटेंशन के अंदर और पैलेडॉक्साइम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर। इसके अलावा इप्राट्रोपियम जो है वो ब्रोंकोडायलेशन के अंदर, ऑक्सीब्यूटानिन माइल्ड सिस्टाइटिस के अंदर, टोलटेरोडिन, फेसोटेरोडिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर, एट्रोपिन और होमेट्रोपिन मिड्रियासिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन डिफरेंट स्मूथ मसल। एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या? एट्रोपिन के डिफरेंट इफेक्ट्स डिफरेंट सिस्टम पे क्या होंगे? जीआईटी के अंदर एट्रोपिन रिलैक्सेशन कॉज कराएगी, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाएगी, सैलिवेशन को डिक्रीज कराएगी। जेनिटो यूरिनरी के अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर कराएगी और यूरिनरी रिटेंशन कराएगी। ब्लड वेसल्स, हार्ट के ऊपर ही हमारे पास इनिशियली ब्रेडिकार्डिया कराएगी और फिर टैकीकार्डिया कराएगी। ब्लड वेसल्स के ऊपर ये हमारे पास ब्लॉक करेगी मस्करिनिक्स को और वेजोडाइलेशन कॉज कराएगी। ग्लैंड्स के ऊपर ये रिडक्शन कराएगी, सैलिवेशन की, लैक्रिमेशन की, स्वेटिंग की, गैस्ट्रिक स्क्रीशन की। जीआईटी को रिलैक्स करेगी, पेरिस्टाल्सिस स्लो करेगी। जेनिटो यूरिनरी में यूरिनरी टेंशन, ब्लैडर की रिलैक्सेशन। हार्ट पे इनिशियली ब्रेडिकार्डिया देन टैकीकार्डिया। ब्लड वेसल्स पे मस्करिनिक को ब्लॉक करके वेजोडाइलेशन कराएगी। ग्लैंड्स पे सारे ग्लैंड्स की स्क्रीशंस को रिड्यूस करेगी, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग। क्लासिफाई एंटी मस्करिनिक अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। इस सवाल पहले भी 2 दफ़ा डिस्कस हो चुका है। एंटी मस्करिनिक्स जो हैं वो M1, M2, M3 को ब्लॉक करेंगे। इसके अंदर हमारे पास पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन, स्कोपोलामीन, एट्रोपिन, टोलटेरोडिन, फेसोटेरोडिन वगैरह ये सारे आएंगे और ये क्या कराते हैं? एट्रोपिन, मिड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया। उसके अलावा हमारे पास टेलेंजेपिन और पैरेंजेपिन पैप्टिक एसिड डिजीज के लिए। स्कोपोलामीन जो है वो हमारे पास यूज़ होता है इन द एंटी मोशन सिकनेस। ऑक्सीब्यूटानिन इन द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ऑक्सीब्यूटानिन सिस्टाइटिस के अंदर, टोलटेरोडिन, फेसोटेरोडिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर। क्वेश्चन है, नेम 2 ऑक्साइम्स, हाउ आर दे यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। 2 जो ऑक्साइम्स हैं वो है पैलेडॉक्साइम क्लोराइड और पैलेडॉक्साइम आयोडाइड, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम। ऑक्साइम्स क्या करते हैं? हमारे पास कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर कंपाउंड है, इनके पास ना पैलेडॉक्साइम है, डाइएसिटाइल मोनोक्साइम है और बीडॉक्साइम है। अब एक्चुअली में ये होता है कि इंसेक्टिसाइड्स के अंदर या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर फॉस्फोरस ग्रुप है, उसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्साइम्स के लिए ज़्यादा है। ये ऑक्साइम्स जो हैं उससे फॉस्फोरस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे इंसेक्टिसाइड के, और कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो एजेड नहीं हुआ तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस और जो कोलिनेस्टरेज का कम्प्लेक्स बना हुआ है वो टूट जाएगा अगर वो एजेड नहीं हुआ। पैलेडॉक्साइम के साथ वो इंसेक्टिसाइड अटैच कर जाएंगे और हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्टरेज फ्री हो जाएगा, जिससे हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। हमने देना कैसे? पैलेडॉक्साइम देना है हमने IV इन्फ्यूजन में 1 से 2 ग्राम 15 to 30 मिनट इन 100 ग्राम सेलाइन, 5% ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ ही डिस्कस हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12-year-old बॉय सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस एडमिनिस्टर्ड एंटीबॉडी IV विद इन फ्यू मिनट। फिर क्या हुआ कि उसको एंजिडिमा हुआ, ब्रोंकोस्पैज्म, हाइपोटेंशन और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया।
अब एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन दिया तो हमने उसका रोल बताना है कि उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या थी, एनाफिलैक्सिस की रोल क्या था एपिनेफ्रिन का, और नॉर एपिनेफ्रिन क्यों नहीं यूज़ किया। जो एपिनेफ्रिन है ये अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्टिवेशन करती है या एक्ट करती है। अल्फा 1 पे जब ये एक्ट करेगी तो ये वैस्कुलर स्मूथ मसल और प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स के ऊपर एक्ट करेगी, वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और डायलेटर मसल प्यूपिल को कंट्रैक्ट करा देगी। अल्फा 2 के ऊपर ये नर्व टर्मिनल, वैस्कुलर स्मूथ मसल और पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर एक्ट करती है। अल्फा 1 के लिए हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। ये एक सीसा टाइप बनाएंगे। ये सीसा जो है ये ब्लड वेसल है और ये हमारे पास ब्लैडर या फिर इसके बाद हमारे पास आई के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं और पाइलो इरेक्टर मसल होते हैं स्किन में, उनके ऊपर। ये अल्फा 1 की लोकेशन है। ब्लड वेसल, प्रोस्टेट के स्मूथ मसल, प्यूपिल ऑफ आई और पाइलो इरेक्टर मसल। इससे जो है वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और प्यूपिल की कंट्रैक्शन होगी अगर जब एपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे एक्ट करेगा। अल्फा 2 की लोकेशन की अगर हम बात करें तो अल्फा 2 जो है वो हमारे पास ये एक ब्लड वेसल की तरह लग रहा है। उसके बाद ये हमारे पास ये जो रूट्स हैं इस दरख्त की, ये हमारे पास एस नर्व टर्मिनल्स लग रही हैं, नर्व टर्मिनल्स के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर शाखें हैं इनके ऊपर ये पत्ते जो है ये एस पैंक्रियाटिक बीटा सेल लग रहे हैं। ये हमारे पास अल्फा 2 की लोकेशन है। इसके अलावा लिपोसाइट्स पे होते हैं और एडिपोसाइट्स पे होते हैं। इसके बाद हमारे पास बीटा 1 की लोकेशन हमारे पास हार्ट और किडनीज में होती है। इसको जस्ट लाइक हैंड्स तस्वीर करें, हार्ट और किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये एक लीवर आ गया, इसको स्टेज के तौर पे लिया। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ये जस्ट लाइक ट्रेकिया हो गया। इस ट्रेकिया के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेकिया की तरह का लग रहा है, ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास यूट्रस की तरह का है, यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब। उसके आगे हमारे पास ये हाथ, पत्ते जैसे जो हाथ हैं, ये पैंक्रियास और ये हार्ट। ये हमारे पास बीटा 2 की लोकेशन है। अब ये बीटा 2 और अल्फा ये सारे रिसेप्टर्स ब्रेन में रखे थे, कहाँ हैं एक्शन हो जाएंगे एपिनेफ्रिन के, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, कंट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन की इनहिबिशन, कंट्रैक्शन करा देगी वैस्कुलर स्मूथ मसल की। एपिनेफ्रिन इंसुलिन की रिलीज को इनहिबिट कर देगी। हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि स्टिमुलेट करेगी हार्ट रेट को। जेडी सेल के अंदर से रेनिन को रिलीज कराएगी, एयरवे को रिलैक्स कराएगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगी, इंसुलिन की रिलीज कराएगी, ट्रेमर्स कॉज कराएगी स्मूथमैटिक मोटर न्यूरॉन्स में और हार्ट रेट को स्टिमुलेट करे। नॉरएपिनेफ्रिन क्यों नहीं यूज़ किया एपिनेफ्रिन की जगह? नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को कंपनसेटरी वेगल रिफ्लेक्स की वजह से। दूसरा वीक इफेक्ट होता है इसका बीटा 1 और बीटा 2 पे। तीसरा हमारे पास ये ब्रोंकाई के ऊपर इसका लिटिल इफेक्ट होता है सीएनएस और ऑक्सीजन कंजम्पशन वगैरह के ऊपर। ब्रोंकाई, सीएनएस और ऑक्सीजन कंजम्पशन वगैरह के ऊपर, क्योंकि अब पेशेंट जब शॉक में जा रहा है तो हमें हार्ट रेट भी बढ़ाना है, हमें ब्रोंकाई भी डायलेट करने हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर तो इसका इफेक्ट नहीं है, तो नॉरएपिनेफ्रिन क्यों यूज़ करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 2 है थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सो द सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स यानी अल्फा और बीटा वाली ड्रग्स जो हैं वो कहाँ पे काम करेंगी? अभी हमने देखा कि एपिनेफ्रिन जो है वो एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज़ हो रही थी, एक तो हो गया। इसके बाद अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के अंदर मिथाइलफेनिडेट यूज़ होती है। तीसरा कंजक्टिवल एलर्जी के अंदर फिनाइल एफ्रीन या टेट्राहाइड्रोजोलिन यूज़ होती है। चौथा मीडियाट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास फिनाइल एफ्रीन यूज़ होती है। उसके बाद ग्लोकोमा के अंदर यूज़ होते हैं ये एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। और उसके अलावा हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एल्ब्यूटेरॉल यूज़ होती है क्योंकि एयरवे को रिलैक्स करती हैं, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करती हैं, डोपामीन वगैरह कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज़ होंगी, और प्री टर्म लेबर की सप्रेशन के लिए रिटोरिडीन, टर्ब्यूटालीन वगैरह यूज़ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिडिल एज्ड मैन एडमिटेड टू कार्डियोलॉजी आईसीयू, उसको कार्डियोजेनिक शॉक है। हमने डोपामीन दी, डोपामीन को इंट्रावीनस रूट या इन्फ्यूजन फॉर्म में क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, डोज डिपेंडेंट एक्शन डोपामीन का क्या है सीवीएस पे? नंबर 3, डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रिन पे प्रोफर क्यों किया जाता है सम शॉक्स में, और नॉरएपिनेफ्रिन का क्या एडवांटेज है ओवर डोपामीन? इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन डोपामीन की जो है वो हमारे पास वेजोडाइलेशन कराती है रीनल, स्प्लैंक्निक, क्रॉनरी, सेरेब्रल वेसल्स की, जिससे हमारे पास रेजिस्टेंस वेसल जो हैं उनकी वेजोडाइलेशन हो जाएगी। कैसे? D1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा डोपामीन D1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, रीनल, स्प्लैंक्निक, क्रॉनरी, सेरेब्रल और रेजिस्टेंस वेसल की वेजोडाइलेशन करा देगा। D1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से हमारे पास रीनल वेस्कुलेचर इंड्यूस होगा और नेट्री यूरेसिस होगी। रीनल इफेक्ट ऑफ डोपामीन जो है क्लिनिकली यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द परफ्यूजन इन द किडनी, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन हो। इन सिचुएशन ऑफ ओलिग्यूरिया, जब यूरिनरी आउटपुट कम है तो ब्लड फ्लो तभी मेंटेन रहे किडनी का। प्री साइनेप्टिक एक्टिवेशन D2 रिसेप्टर की, D1 रिसेप्टर से तो रीनल वाला काम हो गया, D2 रिसेप्टर से हमारे पास
जो है वो सप्रेशन हो जाती है नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज की, पाथवे अनक्लियर है मैकेनिज्म, और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स ऑफ डोपामीन जो है ये इसके अनक्लियर हैं। डोपामीन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है हार्ट पे, और लो डोजेस पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करती है। इन्फ्यूजन फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर हम हाई रेट पे इन्फ्यूजन चलाएंगे तो डोपामीन जो है वो वेस्कुलर अल्फा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और रीनल वेस्कुलर बेड की भी होती है। कॉन्सिक्वेंटली हाई रेट ऑफ इन्फ्यूजन से डोपामीन का एक्शन जो है वो एपिनेफ्रिन की तरह का होता है। डोज डिपेंडेंट जो डोपामीन के इफेक्ट हैं वो क्या है? हायर डोजेस के ऊपर डोपामीन जो है वो बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्टिल हायर डोजेस पे, मतलब बीटा से थोड़ी सी कम वाली डोजेस पे अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारे पास सिस्टेमिक, रीनल, इंटेस्टाइनल और मसल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा, और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो रिमेन अनचेंज होगा। यानी बाकी सारे ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, सिवाय जो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा है वो नॉर्मल रहेगा। लो टू मीडियम डोज पे डोपामीन जो है वो डोपामीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, सिस्टेमिक, रीजनल ब्लड फ्लो सबको इंक्रीज करेगी, जो कि पहले हमने देखा था कि आईवी इन्फ्यूजन के अंदर हमने डोपामीन जब दी तो डोपामीन ने सारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया। इससे अगला क्वेश्चन था कि डोपामीन को कुछ शॉक्स के अंदर क्यों प्रेफर किया जाता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट की वजह से। डोपामीन जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है हार्ट फेलियर के अंदर, और स्पेशली तब जब वेंटिकुलर डिसफंक्शन हुआ है। लो टू मॉडरेट डोजेस के अंदर ये ड्रग्स जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है? लिटिल पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास किडनी फेलियर हो सकता है। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्यूमरेट कार्डियोवैस्कुलर यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल। कार्डियोवैस्कुलर यूजेस क्या हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स के? नंबर 1 डोपामीन, जो कि कार्डियोजेनिक शॉक में होती है, डोब्यूटामीन जो कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज होती है, नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज होती है, एपिनेफ्रिन एनाफाइलेक्टिक शॉक और लोकल हीमोस्टैटिक के तौर पे यूज होती है, फिनाइल एफ्रीन स्पाइनल शॉक और डीकंजेस्टेंट की फॉर्म में यूज होती है। कार्डियोजेनिक शॉक डोपामीन, डोब्यूटामीन, नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एपिनेफ्रिन एनाफाइलेक्टिक शॉक, फिनाइलेफ्रिन स्पाइनल शॉक। इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन डीकंजेस्टेंट के तौर पर यूज होती है। A patient was given the injection of an antibiotic. First few months later he developed angioedema bronchospasm, यानी कि शॉक। 4 क्लिनिकल एप्लीकेशन बतानी है एपिनेफ्रिन की। हाउ एपिनेफ्रिन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अबव मेंशन्ड पेशेंट, एक्सप्लेन द रिसेप्टर इन्वॉल्व्ड। यूजेस क्या हैं एपिनेफ्रिन के? एनाफाइलेक्टिक शॉक या एक्यूट हाइपोटेंशन, कार्डिक अरेस्ट, एपिस्टेसिस, जो नोज से ब्लीडिंग हो रही है, नेजल पैक के तौर पर टॉपिकली अप्लाई करेंगे हम एपिनेफ्रिन। जिंजिवैक्टमी, यानी कि जो डेंटल ऑपरेशंस होंगे जिंजिवा का, मतलब जबड़े का, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक्यूट हाइपोटेंशन, कार्डिक अरेस्ट, एपिस्टेसिस, जिंजिवैक्टमी इन जिंजाइवल स्ट्रिंग और एनाफाइलेक्टिक शॉक। इन केसेस के अंदर हमने एपिनेफ्रिन यूज़ करनी है। इनके अलावा ग्लोकोमा और ब्रोंकियल एस्थमा में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर? एपिनेफ्रिन एक्टिवेट करती है अल्फा 1, बीटा 2 रिसेप्टर्स को, जिसके ज़रिए ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि एनाफाइलेक्सिस के अंदर इन्वॉल्व है। बीपी ड्रॉप हुआ हुआ है, बीपी को रेज करेगी वेजो कंस्ट्रिक्शन से और ब्रोंकियल डायलेशन कराएगी। इस तरीके से ये हमारे पास एनाफाइलेक्सिस के अंदर ब्रोंकोस्पैस्म को रिमूव करेगी, डीकंजेस्टेंट के तौर पे एक्ट करेगी, एंजियोडीमा को इनहिबिट करेगी बाय हिस्टामिन एगोनिस्ट, और हाइपोटेंशन को बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि रेजिडेंट है पाइन ट्री लोकेलिटी के अंदर, अभी नई आई है। उसको ब्रीथलेसनेस हुआ है, डिजीनेस, वीज यानी कि एस्थमा का अटैक हुआ है। वो ड्रग्स इनलिस्ट करनी है सिम्पैथोमिमेटिक्स, जो कि इस केस में हम दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है टर्ब्यूटलिन का, और थेरेप्यूटिक यूज बताना है क्लोनिडीन का। एस्थमा के केस में जो सिम्पैथोमिमेटिक्स हम दे सकते हैं उनके अंदर नंबर 1 पे है एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेरेनॉल, एफिड्रीन, एल्ब्यूटेरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, इंडेक्टरॉल। ऑल फैमिली सारी दे सकते हैं, साल्मेट्रॉल, एल्ब्यूटेरॉल, फॉर्मेट्रॉल, इंडेक्टरॉल, आइसोप्रोटेरेनॉल, एफिड्रीन और एपिनेफ्रिन। ये वो सिम्पैथोमिमेटिक हैं जो एस्थमा के अंदर दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट था इसका टर्ब्यूटलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टर्ब्यूटलिन जो है वो हमारे पास लाइनिंग पे एक्ट करेगी, बीटा एगनिस्ट है, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। एडिनालाइल साइक्लेस के थ्रू बीटा रिसेप्टर काम करते हैं। जीएस को स्टिमुलेट करेगी, जी स्टिमुलेटरी जो है वो हमारे पास साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करता है बाय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल जब इंक्रीज होगा तो पावरफुल ब्रोंको डायलेटर का रिस्पॉन्स आएगा, जो कि एस्थमा ट्रीट हो जाएगा जिससे। और इसके बाद है हमारे पास क्लोनिडीन के यूजेस।
क्लोनिडीन जो है ये हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज़ होती है, सेंट्रली एक्टिंग, और स्मोकिंग क्विट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास क्लोनिडीन कहाँ पे यूज़ होता है? डायबिटिक डायरिया, पोस्ट मीनोपॉजल फ्लश के अंदर, अल्कोहल नार्कोटिक विड्रॉल के अंदर, स्मोकिंग सेसेशन के अंदर, और प्री मेडिकेशन बिफोर एनेस्थीसिया। क्लोनिडीन डायबिटिक डायरिया, पोस्ट मेनोपॉजल फ्लश, अल्कोहल नार्कोटिक, प्री मेडिकेशन विद बिफोर एनेस्थीसिया, और स्मोकिंग सेसेशन और हाइपरटेंशन के केस के अंदर। इन लिस्ट 5 क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग विद 1 ड्रग एग्जांपल ऑफ ईच यूज। ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन एपिनेफ्रिन इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, मिथाइलफेनिडेट इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, कंजक्टिवल एलर्जी के अंदर फेनाइलेफ्रीन, मीडियाट्रिक के लिए फेनाइलेफ्रीन, ग्लोकोमा के लिए एप्राक्लोनिडीन, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक के लिए एल्ब्यूटरॉल, एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर डोपामीन या डोब्यूटामीन, और प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए रिटोरिडीन, टर्ब्यूटालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45-year-old वुमेन हु इज नोन पेशेंट ऑफ क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की पेशेंट है, पेशेंट की सिम्टम्स एग्रावेट हो रही हैं। अब इंट्राओकुलर प्रेशर को इमीडिएटली रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा? उस आंटी को हम बीटा ब्लॉकर देंगे लाइक टिमोलॉल, जो कि स्क्रीशन को डिक्रीज करेगा, सिलरी एपिथेलियम में एक्वोस्विमर की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम ये देंगे एसिटाजोलामाइड, स्क्रीशन को डिक्रीज करेगा। एप्राक्लोनिडीन जो कि अल्फा एगनिस्ट है, अल्फा 2 एगनिस्ट, एप्राक्लोनिडीन, क्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये भी स्क्रीशन को डिक्रीज करेंगे। इसके बाद हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, PGI इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, लेटानोप्रोस्ट, ये हमारे पास ड्रेनेज को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा हम कोलिनोमिमेटिक्स देंगे, कोलिनोमिमेटिक्स के अंदर पाइलोकार्पिन जो कि ड्रेनेज को इंक्रीज करेगा। सिम्पैथोमिमेटिक देंगे जो कि एपिनेफ्रीन, ड्रेनेज को इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल देंगे जो कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करेगा बाय डायूरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट ऑटोनोमिक ड्रग डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? एक्वस ह्यूमर की इम्पेयर्ड ड्रेनेज की वजह से। तो इसके अंदर हमने वेरियस ऑटोनोमिक ड्रग जो कि यूज हो सकते हैं इन द टू डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, उसके अंदर है ब्रीमोनिडीन। ब्रीमोनिडीन क्या करेगी? ये रिड्यूस करेगी प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर और इंक्रीज करेगी आउटफ्लो को। एड्रीनालीन, एड्रीनालीन क्या करेगी? हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशन है इसकी, ये कैनाल ऑफ शैलम पे इफेक्ट करेगी और एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को इंक्रीज करेगी और रिड्यूस करेगी इंट्राऑकुलर प्रेशर। व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज ऑफ प्राजोसिन इन BPH? प्राजोसिन इन ग्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में हमने ऐसे देनी है कि प्राजोसिन जो है वो रिलैक्स करेगी स्मूथ मसल्स और प्रोस्टेट को, क्योंकि ये है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन जो है ये हमारे पास यूरिनरी हेजिटेंसी को रिड्यूस करेगी बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट एंड वेसल्स बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स। इसके बाद 70-year-old मेल पेशेंट है, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन को की कंप्लेन है, BPH है, उसको कौन सी दवाई देंगे? 2 एग्जाम्पल दें, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है और इस ग्रुप की जो अदर दवाइयाँ हैं उनकी इंडिकेशंस क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। इस कंडीशन के अंदर जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर हम देंगे अल्फा ब्लॉकर, अल्फा 1 हमने कहा था कि ये जैसे हमने ये स्मूथ वसल और ये नीचे हमारे पास प्रोस्टेट की शक्ल नजर आ रही, तो प्रोस्टेट के अंदर अल्फा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो प्रोस्टेट रिलैक्स होगा। अब अल्फा ब्लॉकर कौन से? अल्फा ब्लॉकर है हमारे पास प्राजोसिन जो है वो हमारे पास रिलैक्स कर देगा स्मूथ मसल, एट्रियल और वीनस स्मूथ मसल्स को। इसके अलावा प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन की प्रिवेंशन हो जाएगी। अदर इंडिकेशन कौन सी हैं अल्फा ब्लॉकर्स की? अल्फा ब्लॉकर ग्रुप इसके अंदर यूज हुआ है। अल्फा ब्लॉकर की इंडिकेशंस है हमारे पास रेनॉल्ड फिनोमेना, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, मास्टोसाइटोसिस, कार्सिनोम ट्यूमर, रिबाउंड हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडीन एंड लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। प्री सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ये फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर यूज। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। इसके अलावा सर्जरी के अंदर हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन यूज होता है इन द प्रेपरेटरी फेज और फेंटोलामीन यूज होता है इन द प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन और ड्यूरिंग सर्जरी फेंटोलामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन इन द यूज होता है इन द कार्सिनोइड ट्यूमर। एक्सीडेंटल लोकल इन्फिल्ट्रेशन जब होती है नॉरएपिनेफ्रिन की तो उससे टिश्यू का इस्कीमिया होता है। उस टिश्यू इस्कीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्फा ब्लॉकर लाइक फेंटोलामीन। ओवरडोज ऑफ ड्रग ऑफ अब्यूज लाइक एम्फिटामिन, कोकेन वगैरह जो है वो अगर ओवरडोज में तब हम दे सकते हैं अल्फा ब्लॉकर। और उसके अलावा हमारे पास सडन सेसेशन अगर हम क्लोनिडीन थेरेपी करें तो रीबाउंड हाइपरटेंशन हो सकती है, उस केस के अंदर भी हम अल्फा ब्लॉकर देंगे फेंटोलामीन। रेनॉल्ड फिनोमेना जो है वो टिप्स ऑफ फिंगर्स वगैरह और टिप्स मेनली वो ब्लू कलर की हो जाती हैं ब्लड वेसल की ब्लॉकेज की वजह से, तो उसके अंदर भी हम
अल्फा ब्लॉकर देंगे। 8वां यूज़ इसका क्या है, फेंटोलामीन और यूहिमीबीन जो हैं ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पिनाइल डिसफंक्शन के अंदर यूज़ होती हैं पिनाइल रिएक्शन के लिए। सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के अंदर पराजोसिन और टेंसोलोसोसिन जो हैं, पराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, ये हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होती हैं, ब्लड वेसल को रिलैक्स करेंगी। टेंसोलाजोसिन और सिलोडोसिन ये यूरिनरी हेजिटेंसी और यूरिनरी रिटेंशन को रिड्यूस करेंगी और बीपीएच की कंडीशन के अंदर हेल्पफुल रहेंगी। अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट्स हैं। टैकीकार्डिया होता है कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर, नोजिया वॉमिटिंग होती है, और उसके अलावा हमारे पास एग्जैजरेटेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। 30-year-old मेल डायग्नोज जिसको माइल्ड हाइपरटेंशन, उसको हमने बीटा ब्लॉकर एडवाइस किए हैं डॉक्टर ने। बीटा ब्लॉकर किस वजह से डिवाइस किए हैं उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है और दो एग्जाम्पल बतानी है। बीटा नॉन ब्लॉकर के अंदर हमारे पास प्रोपेनोलॉल है, बीटा 1 सेलेक्टिव के अंदर एटिनोलॉल, एसबिटोलॉल, एस्मोलॉल है, बीटा 2 के अंदर ब्रोटॉक्सामीन है। जो ऑल वाले हैं ना वो ए से लेकर एम तक वो सारे बीटा 1 है सिवाय सी वाला, और बाकी जो एम से आगे हैं वो बीटा नॉन सेलेक्टिव है, प्रोपेनोलॉल और उसके अलावा टिमोलॉल बीटा नॉन सेलेक्टिव है। इसके अलावा अल्फा और बीटा बोथ जो हैं वो उसके अंदर लेबिटालॉल और कार्बिडोलॉल है। क्वेश्चन है 4 क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर यानी अल्फा ब्लॉकर, और गिव 1 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईच इंडिकेशन। क्लिनिकल इंडिकेशन अभी भी हमने की है, रिनॉट फिनोमेना, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, मास्टोसाइटोसिस, कार्सिनोइड ट्यूमर, रीबाउंड हाइपरटेंशन इन केस ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी, और लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। अल्फा ब्लॉकर्स के यूजेस, रिनॉट फिनोमेना, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, मास्टोसाइटोसिस, कार्सिनोइड ट्यूमर, रिबाउंड हाइपरटेंशन और लोकल इन्फिल्ट्रेशन विद नॉरएपिनेफ्रिन। से अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स ही पूछे हुए हैं विद एग्जांपल्स। उसके बाद हमारे पास हैं ऑटोनोमिक ड्रग जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर को लोअर करती हैं, टिमोलॉल बीटा ब्लॉकर जो कि स्क्रीशन को रिड्यूस करेंगी, अल्फा 2 एगनिस्ट, एप्राक्लोनिडीन, क्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन स्क्रीशन को रिड्यूस करेंगी, क्लिनोमेमेटिक पाइलोकार्पिन ड्रेनेज इंक्रीज करेंगी, एपिनेफ्रीन ड्रेनेज इंक्रीज करेगी। 7 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रोपेनोलॉल विद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। 7 यूजेस प्रोपेनोलॉल के, इसके अंदर एंजाइना है, एरिथमिया है, हाइपरटेंशन है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रेमर, स्टेज फ्राइट और मिग्रेन। मिग्रेन, स्टेज फ्राइट, ट्रेमर, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरटेंशन, एरिथमिया और एंजाइना, ये यूजेस हैं प्रोपेनोलॉल के जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। इसके अलावा हमारे पास व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट हु आस्क्ड टू एलिमिनेट 7 यूजेस बीटा ब्लॉकर के, बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर यानी बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस 7 बताएं। सेम प्रोपेनोलॉल के यूजेस ही लिख सकते हैं, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, मिग्रेन, ग्लूकोमा, ट्रेमर, एंजाइना, एरिथमियास, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर बीटा ब्लॉकर देंगे, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, मिग्रेन, ग्लूकोमा, ट्रेमर, एंजाइना, एरिथमियास।